तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को खत्म हो गई। किसी राज्य में कम मतदान हुआ तो कहीं वोटर्स ने दिल खोलकर अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन मध्य प्रदेश में थर्ड फेज में विदिशा, राजगढ़ और गुना को छोड़ बाकी सभी सीटों पर कहीं या तो बिल्कुल 2019 के बराबर वोटिंग हुई या थोड़ी कम वोटिंग हुई। ऐसा तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। वहीं विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर निकले, लेकिन बावजूद इसके क्या वजह रही कि वोटर्स अभी भी उस रेशियो में बाहर नहीं निकल रहे। तमाम जागरूकता कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं और ये जो वोटिंग ट्रेंड अभी तक समझ आया है मध्य प्रदेश का, वो आखिरकार किसकी चिंताएं बढ़ा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आंकड़ों के जरिए आप ये जानिए कि अभी तक 3 चरणों में मध्य प्रदेश में वोटिंग का ट्रेंड रहा क्या है। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 7 मई को 93 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के मतदान में 64.5% वोटिंग हुई। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए 66% वोटिंग से कुछ कम है। दरअसल पहले 2 चरण की तरह तीसरे दौर में भी 2019 की तुलना में कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि अंतर काफी कम हो गया है, जहां पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ था, वहीं अब तीसरे चरण में 64.5% मतदान दर्ज किया गया। एक तरफ जहां कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में कम वोटिंग दर्ज की गई, तो मध्य प्रदेश में भी 9 सीटों में से 6 सीटों पर 2019 के मुकाबले या तो कम मतदान हुआ या फिर 2019 के बराबर ही वोटिंग हुई। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के तीसरे चरण में कुछ लोकसभा क्षेत्रों में औसत से भी कम मतदान हुआ। मुरैना की बात करें तो यहां 2014 में 50.18% वोटिंग हुई, 2019 में 61.89%, 2024 में 58.22% मतदान हुआ। भिंड में 2014 में 45.58% वोटिंग हुई, 2019 में 54.42% और 2024 में 54.87% मतदान हुआ। सागर में 2014 में 58.67% मतदान हुआ, वहीं 2019 में 65.51% मतदान हुआ, तो 2024 में 65.19% मतदान हुआ। भोपाल में 2014 में 64.03% मतदान हुआ, जबकि 2019 में 64.7% और 2024 में 62.29% मतदान हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश की इन सीटों पर कम वोटिंग तब दर्ज हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद भी तीसरे चरण में पिछले लोकसभा चुनाव के बराबर वोटिंग हुई। बात पहले, दूसरे और तीसरे चरण की कुल 21 सीटों पर वोटिंग परसेंट देखें तो ये 2019 में हुए वोटिंग परसेंट के मुकाबले 5.66% कम है। पहले चरण में 2019 में 75.23% मतदान हुआ था, 2024 में ये 68.5% रहा, यहाँ करीब 7% मतदान कम हुआ। दूसरे चरण में 2019 में 67.65% मतदान हुआ था, 2024 में 58.66% और इस चरण में भी करीब 8.99% कम मतदान हुआ। तीसरे चरण की बात करें तो 2019 में 66.88% मतदान हुआ था, 2024 में 66.05% मतदान हुआ और कुल मिलाकर 0.83% कम मतदान हुआ। औसत देखें तो 2019 में 69.92% मतदान हुआ था, 2024 में 64.25 रह गया और करीब 5.66% कम मतदान हुआ। साफ है 2019 के मुकाबले एमपी के तीसरे चरण में कुछ लोकसभा क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या गर्मी की वजह से कम मतदान हुआ? क्या इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हो गए? क्या अब नेता लोगों से ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे? क्या चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कम हुई? क्या एक तरफा चुनाव की वजह से भी कम वोटिंग हुई? साफ है तीसरे चरण में कम वोटिंग की कई वजह हैं, लेकिन कौन सी वजह सही है ये कह पाना मुश्किल है। टीम न्यूज स्टेट। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और फिरोज सिद्दीकी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले योगेश जी, 1-2% वोट स्विंग सत्ता बदल देता, यहां करीब 5.5% मतदान कम है, ये कितना बड़ा फैक्टर आप मान रहे हैं अभी तक के 3 फेज के चुनाव में? तो देखिए, अंतर देखा जाए तो लेकिन ये है कि सर आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा, मैं आता हूं आपके पास। अजय जी से मैं ये सवाल लेता हूं। अजय जी,
आप लोग सत्ता में हैं और करीब 5% मतदान कम हुआ है, वो भी ऐसे समय में जब आपकी पूरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर निकलें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। है कि इस पूरे विषय को समग्रता से एक साथ में देखने वाला विषय है कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स है। अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाए तो आप देखेंगे पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत अधिक वोटिंग हुआ है। हम लोग असम की बात कर ले, हम वेस्ट बंगाल के भी कुछ बातों का कुछ सीटों का अगर जिक्र कर ले तो उनमें अच्छा वोटिंग हुआ है। रही बात मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की या गुजरात की या महाराष्ट्र की, कंपैरेटिवली इन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि ट्रॉपिकली सूर्य की गर्मी की तपिश और ये सारी वजहों से भी हम इसको एक फैक्टर मान सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे इस पूरे चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष मुद्दा विहीन बन गया है, विपक्ष के नेता अप्रासंगिक हो चुके हैं, उनके भाषणों में भी आज वो मुद्दे नहीं रहे जो जनता से जुड़े हुए हैं। उनके भाषणों में जो माइनॉरिटी का अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, उनके मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से उन्होंने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया, तो मुझे लगता है कि वो हताशा निराशा से ग्रसित वोटर भी वोट देने बाहर नहीं निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है अपने सारे वोटर्स के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, भाजपा के संकल्प पर विश्वास करके बार बार भारतीय जनता पार्टी ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है या आप जो ये दम्भ भरते हैं कि हमारे तो पन्ना प्रभारी तक एक्टिव रहते हैं, हम बूथ तक लेकर आते हैं व्यक्ति को, मंत्रियों तक को जिम्मेदारी खुद देकर गए केंद्रीय गृह मंत्री, क्या उन सब की जिम्मेदारी नहीं है? निश्चित तौर पे लोकतंत्र में ये सभी की सहभागिता का एक अवसर होता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो 44 लाख कार्यकर्ता, 65,523 जो हमारे डिजिटलाइज बूथ हैं, उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ संकल्पित होकर एक एक वोटर को बाहर निकालने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे हम ये मानेंगे कि हम लोगों ने अपना जो योगदान था दिया, लेकिन और बेहतर हो सकता है, और बेहतर करने के प्रयास होंगे। इस लोकसभा चुनाव को या इससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुए, मैं ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं फिरोज जी, उनसे भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूं, क्या जो नेशनल पार्टीज हैं, आप दोनों बीजेपी और कांग्रेस, आपने भी इस चुनाव को जो सांसद है जिससे पूरी सरकार फॉर्म होती है, एक एक सांसद इंपॉर्टेंट है, उसको ही कम कर दिया? लास्ट मोमेंट पर आप बताइए, टिकट डिक्लेयर होते हैं कई बार, अब 20-22 लाख की जनता एक सांसद का वो नीचे होती है, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, क्या लास्ट मोमेंट पर टिकट लेकर वो पूरी जनता से कनेक्ट कर सकता है? जनता से कनेक्शन कहां है, ये आप भी अपने आसपास सुन रहे होंगे, और इस बार हमने भी मीडिया में सुना कि 2024 का ये चुनाव, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव जैसा माहौल ही नहीं, ना इतनी बड़े लेवल पर रैलियां हो जा रही हैं, लेकिन छोटे स्तर पर वो जो कनेक्शन होता था नेताओं का, वो बन ही नहीं पा रहा है, नेता शायद अब उतने बाहर नहीं निकल रहे। लोकेन जी, इस चुनाव की और एक खासियत है कि एक प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, जिसमें प्रो इनकम्बेंसी का वोट डलने वाला है और प्रो पीपल गवर्नमेंट को लोग चुनने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे वही लोग चुनते हैं जिन्होंने पहले भी सरकार को चुना है या उसके पहले भी देखेंगे। ये तीसरा ऐसा चुनाव है जब पूर्ण बहुमत की स्पष्ट रूप से एक सरकार आने जा रही है और एक बहुत दमदारी के साथ में आने जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 2019 का भी वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा देगी। रही बात आपका जो पहला वाला प्रश्न था कि मुद्दों से सांसदों का जो विषय था कि टिकट, आप देखेंगे कंपैरेटिवली भारतीय जनता पार्टी के टिकट जो पहली सूची हमारी आई थी वो चुनाव डिक्लेयर होने के पहले आई है। तो अगर अटलास की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के दिशा में काम करने वाला दल है। हमारा ये दायित्व भी बनता है और ये सभी लोकतंत्र के सहभागियों का भी दायित्व, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बनता है ना फिरोज जी कि अभी विधानसभा चुनाव थे तो यही प्रतिशत 77% तक मध्य प्रदेश में गया था। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव था तो ये नेशनल जो हमारा औसत था उससे ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। इस बार उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि वो 70% को टच करेगा। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो 2-3 इसमें फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही थी कि हम हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे, हमारा पन्ना प्रमुख बाहर निकलेगा, हमारे लोग बाहर निकलेंगे और हम 10% वोट हर बूथों पर बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वोटिंग परसेंटेज ड्रॉप हो गया। नंबर 2 बात यह है कि जिसको राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है वो तो बाहर आ रहा है निकल के और वोट डाल रहा है। जिसको बीजेपी की सरकार नहीं बनानी है वो बाहर नहीं निकल रहा है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, आप पूरे देश का एनालिसिस कीजिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जहां जहां भारतीय एनडीए के सांसद हैं, उन सीटों पर जो है
वोटिंग परसेंटेज बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ है। और ये पूरे देश में आप अलोंग द मतलब नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कहीं भी देख लीजिए, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। अगर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा है मतदान तो आप त्रिपुरा को एक आध जगह छोड़ दीजिए, बाकी की आप जगह देखिए नॉर्थ ईस्ट में सब जगह बड़ा मतदान बढ़ गया है। आप देखिए तो कर्नाटक में हमारा इसका मतदान तो जो है दूसरा बराबर पहलू पे भी आया ये है। शायद नहीं होता है फिरोज जी कि नॉर्थ के जो बड़े राज्य हैं वहां पर शायद जनता उतनी उत्साहित नहीं है, वहां पर विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। उनको ये लगता है कि कोई है ही नहीं टक्कर में, एक तरफा चुनाव हो रहा है तो क्यों वोट देने जाएं फिर। देखिए अब ये तो कोई भी कुछ भी एनालिसिस कर सकता है। हाँ। एक तरफा चुनाव हो रहा है तो कर्नाटक की जनता को भी ये सोच लेना चाहिए, तमिलनाडु में भी ये सोच लेना चाहिए, साउथ इंडिया में तो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा टर्नआउट है। और दूसरी बात है बल्कि कर्नाटक में तो मैंने देखा कि वहां बराबर आ गया टर्नआउट जो था, बल्कि 1-2% बढ़ा हुआ है। तमिलनाडु की भी यही स्थिति है, केरला की भी यही स्थिति है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट गया है वहां ये सब ड्रॉप हो रहा है। दूसरी बात, किसी राजनीतिक दल में खलबली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्यों खलबली है? कभी अमित शाह आ रहे हैं, वो बैठक कर रहे हैं, कभी जो अभी जूम मीटिंग की थी इन्होंने 6 तारीख को 5 मई को रात में जूम मीटिंग हुई थी और उसमें करीब 70-80 लोग जुड़े थे, वो पूरे देश के जुड़े थे और हर मंत्री को टारगेट दिया है और कहा है कि अगर आपका वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो आपका मंत्री पद चला जाएगा, आपको विधायक को अगली टिकट नहीं मिलेगी। तो ये सारी हड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं 5% ड्रॉप होने से? देखिए हमारा स्पष्ट कहना है कि जो हमारा वोटर है, हमारा बूथ से हम हमारे वोटर से वोट डलवा रहे हैं। जिन पोलिंग बूथ्स पे हम जीतते आए हैं उन पोलिंग बूथ पे आप एवरेज देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी जिन पोलिंग बूथ्स पे जीती है उन देखिए उसका टर्नआउट एक जैसा है। जो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इलाकों में। मैं अजय जी उंगली उठाने में आऊंगा, एक बार योगी राज योगेश जी हैं उनका एक रिएक्शन लेता हूं। योगेश जी, 2 दलीय है मध्य प्रदेश में व्यवस्था, बीजेपी है, कांग्रेस है, तीसरे का कोई स्कोप ज्यादा अभी दिख नहीं रहा है। उसमें अगर 5% ड्रॉप हो रहा है तो जाहिर तौर है इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का ही शायद वो सबसे ज्यादा ड्रॉप हो रहा होगा। तो दोनों पार्टियों के लिए क्या ये चिंता की बात है? नहीं, बिल्कुल ये चिंता की बात तो है ही। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इस बार जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर कई सारे ट्रेंड सामने आए और कई नए ट्रेंड भी सामने आए। एक तो क्या है कि हमारे सामने 2019 का टारगेट सेट है, जब मध्य प्रदेश में और पूरे देश में करीब करीब बम्पर वोटिंग हुई थी। अब वो बार बार यही आता है कि 2019 में इतनी वोटिंग हुई तो उसकी तुलना जब हम करते हैं इस बार की वोटिंग से तो हमें कम नजर आता है। लेकिन अभी भी जो वोटिंग हुई है उसको भी मैं कुछ ऐसा नहीं मानता कि बहुत बड़ा ड्रॉप आउट आ गया है। ये बात जरूर है कि जब 2019 के कंपैरिजन करते हैं तो कम है, लेकिन वोटिंग फिर भी ठीक है। एक तो ये टर्नआउट जी। दूसरा, इस बार के चुनाव में ये भी देखने को मिला कि जहां पे मुकाबला तगड़ा रहा, जहां प्रत्याशी दमदार रहे, वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया रहा। मध्य प्रदेश में फर्स्ट फेज में छिंदवाड़ा में जबरदस्त वोटिंग हुई 75 के आसपास। इसके बाद फिर हम अभी इस वाले फेज की बात करें तो राजगढ़ जो बहुत कम वोटिंग होती थी वहां जबरदस्त वोटिंग रही, वहां दिग्विजय सिंह जी और रोडमल नागर का मुकाबला है। विदिशा में चूंकि चीफ मिनिस्टर पूर्व सीएम चुनाव लड़ रहे हैं वहां बढ़िया वोटिंग हुई, सिंधिया लड़ रहे हैं वहां वोटिंग हुई। तो कहने का अर्थ ये भी देखने को आया कि जहां प्रत्याशी मुकाबले कर रहे हैं वहां वोटिंग हुई और इन प्रत्याशियों ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रॉपरली मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया कि वो घर से निकले और लोगों को भी निकाल के लाए। इनका चुनाव मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रहा, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जहां ये सारे मैनेजमेंट ठीक रहे वहां वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा। और बाकी एक बात ये जरूर है कि अब एक नई चीज मुझे इस चुनाव में देखने को मिली और वो ये देखने को मिली, मैं अब 1989 से देख रहा हूँ भोपाल का चुनाव, जब सुशील चंद्र वर्मा जो आईएएस थे उस समय चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए थे जी। वो जब चुनाव लड़े तो चुनाव के दौरान वो घर घर गए। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद 89 का चुनाव ऐसा था कि प्रत्याशी घर घर जाते थे। अब ये अंतर आया कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी नजर ही नहीं आए, और आए तो या तो रोड शो में नजर आए, हाय और बाय कह के निकल लिए। तो जब प्रत्याशी बाहर नहीं निकल रहा तो मतदाता कैसे बाहर निकलेगा? तो ये थोड़ा सा चेंजेस ये देखने को आया। जो मेहनत होनी चाहिए थी कैंडिडेट की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो मेहनत होनी चाहिए थी वो इस बार कम देखी। अगर पिछले चरण का अगर थोड़ा मैं भिंड, सागर या फिर मुरैना
इन इलाकों को देखूं, खासकर अगर ग्वालियर चंबल के देखूं, ग्वालियर में अच्छी वोटिंग हुई है, हालांकि पिछली बार से बढ़ी है, लेकिन फिर भी भिंड जैसे इलाके, मुरैना जैसे इलाके, वहां पर कुछ घटनाएं भी सामने आई। क्या उसका भी फर्क पड़ता है? और ये इलाके वैसे भी थोड़े सेंसिटिव रहते हैं। देखिए, भिंड, मुरैना, गुना, ग्वालियर ये वो इलाके रहे हैं जिनको अपन कह सकते हैं कि ये आजादी के बाद भी आज भी जागरूक नहीं हुए। यहाँ पोलिंग, जब बूथों पर पोलिंग बूथ के बूथ लुट जाते थे, बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे, मतपेटियां कुएं में मिला करती थी, लेकिन आज भी वहां के लोगों में मैं समझता हूँ कि उतनी अवेयरनेस नहीं आई है। और आज भी आप देखोगे जातिवाद का फैक्टर बहुत जबरदस्त है और थोड़ी थोड़ी जरा जरा सी बात पर गोलियां चल जाती हैं। और इसलिए जब ये घटनाएं होती हैं तो लोगों के मन में ये थोड़ी सी शंका रहती है कि क्यों जबरन में वहां जाया जाए जो कुछ सेंसिटिव जोन है, और वो इलाका तो पूरा ही सेंसिटिव इलाका है, तो वहां ये घटनाएं आम जिंदगी में भी होती रहती हैं। बिल्कुल, इलेक्शन वाले दिन भी हुई, हालांकि उसको दिक्कत इलेक्शन से जोड़ा नहीं गया। लेकिन अजय जी, सवाल तो आपके संगठन को लेकर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये दावा हर बार करते हैं कि हमारा संगठन सबसे बड़ा है, और फिरोज जी भी कह रहे थे भाई हमारे वोटर तो आ रहे हैं, ये बीजेपी के हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। तो लोकेन जी, फिरोज जी ने कहा था कि जो हम लोग जिन बूथों पे जीते हैं उन्हीं बूथों पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो जिस पार्टी के 50 सांसद है लोकसभा में, वो ये बात कर रही कि हमारे जहां सांसद जीते वहां की, तो ये मुझे लगता है कि एनालिटिकली ये फिट नहीं बैठता उनका स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद थे, और उससे भी बेहतर से आप बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कंपैरेटिव वोट परसेंटेज अगर आप 2023 के विधानसभा चुनाव को अगर आप एक थ्रेशोल्ड रखते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को जितना 49% विधानसभा के चुनाव में मिला है, उससे अधिक हम बात करें 51 भी हम क्रॉस करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे संगठन ने अपना काम किया है, लेकिन एक चुनाव में जब जाते हैं तो आपके सामने एक मजबूत विपक्ष भी होना होता है, उसका भी वोट बाहर निकलने की। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल इस पर फिरोज जी से ले लेता हूं। फिरोज जी, देखिए, अभी अगर हम 2023 का विधानसभा चुनाव पैमाना बनाते हैं तो 2-3 सीट हैं जहां पर कांग्रेस ने अच्छा किया, आदिवासी बेल्ट में खासकर विधानसभा चुनाव में। तो अगर यहां पर वो टक्कर वाली स्थिति है, चाहे बात रतलाम की कर लें या फिर हम खंडवा की कर लें या अन्य जगहों की करें, खरगोन की कर लें, यहां आपको लग रहा है कि इस बार कम से कम चौथे चरण में वोटर्स बाहर निकलेंगे? देखिए, चौथे चरण में जो है वो प्रयास कांग्रेस पार्टी का भी रहेगा कि हम तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोटर निकले और अच्छा टर्नआउट। दूसरी बात आप ये भी देख लीजिए कि गुजरात में 5% ड्रॉप हुआ, जहां के मोदी और अमित शाह हैं, 5% वोट नीचे गिर गया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में वहां भी टर्नआउट बढ़ा है। तो आप ये वोटिंग परसेंटेज से किसी चीज का आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन अजय धवले जी ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई ये क्यों बैठ के कर रहे हैं रोज, इनको इतनी हड़बड़ी क्यों है, क्यों ये टारगेट दिए जा रहे हैं लोगों को, मंत्रियों को धमकाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप खुद ही कह रहे थे कि हम तो 370 वोट बढ़ाएंगे, हमारा टारगेट है, आप तो एक वोट इसमें, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है कि उनके 370 उन्होंने बढ़ाए, आपके वो घट ना गए। खैर, ये तो मैं 4 जून को पता चलेगा सर, लेकिन बहरहाल समय इतना ही। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और वोटिंग को लेकर अभी कयासबाजी जारी है, क्योंकि रिजल्ट में अभी समय है और चौथे चरण को लेकर भी तैयारी पूरी है। तो चौथे चरण के बाद मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम यही अपील करते हैं और पूरे इलेक्शन में हमने यही कैंपेन चलाया कि ये अच्छे संकेत नहीं है कि वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार